Hello students, welcome to Mahi टेक्निकल क्लासेस। मैं गौरव कुमार आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किनको किनको पढ़ना है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है ये सी लैंग्वेज हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, कितनी ज़रूरत है, क्यों अभी तक हम लोग पढ़ रहे सी को पढ़ रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग, जिसको पढ़ना है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को। तो सी प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि आप चाहे पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो या बीटेक का स्टूडेंट हो, आप सभी को सी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटेक्निक का सी का सिलेबस क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, हमारा सी का सिलेबस क्या होगा। तो सी का पहला जो हमारा सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम को लिखने के क्या रूल्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में ग्रामर होगा, ग्रामर के साथ साथ कुछ रूल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सी का जब आप प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम को करने के लिए कौन कौन से ग्रामर्स रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो एल्गोरिदम हमें बताता है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सी के प्रोग्राम को लिखेंगे, उसका इनपुट आउटपुट आपका कैसे आएगा, उसके कौन से स्टेप्स होंगे, कहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उन सब के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम्स में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सी टोकेंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको किन किन से ग्रामर्स को जानने की ज़रूरत है, जिससे कि आप समझ के सी का प्रोग्राम्स को इजीली और आसानी से लिख सकें और आप उसको टेस्ट कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा सी टोकेंस, उसके साथ साथ सी टोकेंस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर में जब मैं सी टोकेंस बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसी में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर के साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल किसको कहते हैं और वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, लोकल होगा या आपका ग्लोबल होगा, किस टाइप के वेरिएबल्स आपका होगा। साथ में टोकेंस में ही आपको मैं बताऊंगा कि आपके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, किस टाइप के ऑपरेटर्स को सी सपोर्ट करता है। जब आपको सी का प्रोग्राम लिखना है तो सी के प्रोग्राम में आप कौन कौन से ऑपरेटर्स को आप यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप्स क्या क्या हैं,
कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, किस डेटा टाइप का क्या यूजेस है, कौन सा डेटा टाइप को आप कब यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे तो किस टाइप का डेटा आप रखेंगे, मतलब आप ना अपना नेम रखना है तो किस टाइप के डेटा का यूज करेंगे, आपको नंबर रखना है तो किस टाइप का डेटा का यूज करेंगे, टेक्स्ट रखना है, नंबर रखना है, फ्लोट में वैल्यू रखना है, डेसिमल में दशमलव में वैल्यू रखना है, तो कौन से डेटा टाइप्स को आप यूज करेंगे। तो इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि सी के अंदर में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन डेटा टाइप्स, इन ऑपरेटर्स के बाद कि इनकी एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन क्या है, मतलब ये कि किस तरफ से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट किस तरफ वर्क करेगा, ये सब मैं आपको सी टोकन के साथ साथ कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल ऑपरेटर्स, कुछ इसमें जो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं सी के अंदर में, उनको भी मैं आपको डील बताऊंगा। तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर में इन सब के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैं वो आपको डेटा टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा कि वो डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, या यूजर प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। या फिर आपको मैं ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी, ये थ्री कैटेगरी के ऑपरेटर्स होते हैं, उनका क्या यूजेस है वो बताऊंगा आपको। ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, ये सारे डील करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है, आप सी में किस तरह से डिसीजन लेंगे, सी आपको कैसे हेल्प करेगा किसी भी काम को पूरा करने में। जैसे कि आपको चेक करना है कि दो नंबर में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इस तरह से आपको चेक करना है। इवन नंबर चेक करना है, ऑड नंबर चेक करना है, लीप ईयर चेक करना है, आपको और भी दूसरे चीजों को कंपेयर करना है। तो किस टाइप से आप कंपेयर करेंगे, कौन से ऑपरेटर्स आप यूज करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करेंगे जिससे कि हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि दो वेरिएबल में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बराबर कौन सा है, इस तरह से कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन करना है तो हम लोग इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जिनमें मैं आपको वेरियस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बताऊंगा। उसमें से कुछ आपका है सिंपल इफ with else, if else ladder, nested if, switch statement और गो टू स्टेटमेंट। आपको मैं आगे एक एक करके सबको डिटेल में बताऊंगा। इफ का क्या काम है, इफ विद एल्स का क्या काम है, इफ एल्स लैडर का क्या वर्क है, नेस्टेड इफ का क्या काम है, स्विच स्टेटमेंट का क्या काम है, गो टू स्टेटमेंट्स का क्या काम है।
पांचवा, इस जब आप नेस्टेड डिसीजन मेकिंग जब आप पढ़ लेंगे कि डिसीजन मेकिंग के बाद क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स क्या होता है? किसी काम को अगर आपको बार बार करना है, तो टास्क को अगर रिपीट करना है, किसी भी टास्क को अगर मोर देन वन टाइम अगर आपको रिपीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? लूप्स यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी दो टाइप के लूप होते हैं। एक आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, दूसरा आपका एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा इसके कैटेगरीज कि इसके अंदर एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है। इसके अंदर में आपका डू व्हाइल लूप होता है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे किसका फॉर लूप का क्या यूज है, व्हाइल लूप का क्या यूज है, डू व्हाइल लूप का क्या यूज है, इसका यूज करने का पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे ये एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लूप के बाद जब हम लोग लूप पढ़ लेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग उस पे काम पढ़ाई शुरू करेंगे। लूप के बाद मैं आपको बताऊंगा एरे के बारे में। एरे क्या है? एरे आप समझिए, एरे क्या है? एक कंटेनर होता है जहां पे आप एक से ज्यादा डेटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एरे को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। एरे के बहुत सारे टाइप्स होता है। एक 1D एरे होगा, 1D एरे मतलब वन डायमेंशनल एरे, और दूसरा आपका होता है ND एरे मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे। ND का मतलब आप 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, सो ऑन। आप जितना डायमेंशन का एरे आप बनाना चाहते हैं, आप उतने डायमेंशन का एरे आप बना सकते हैं। तो एरे बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का क्या काम है, किस लिए पॉइंटर को यूज करेंगे, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन समझिए कि काम आप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कुछ वर्क करेंगे, तो उस वर्क को आप क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं। तो आप अगर देखें तो फंक्शन आपका है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर, और फिर बताऊंगा यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक से ज़्यादा डेटा, डिफरेंट टाइप के डेटा को एक साथ रख के आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसको बार बार लिखने के बजाय आप एक बार लिख के रख दिए, एक जगह पर लिख दिया, उसको रीयूज कर सकते हैं। तो यूनियन। और 10 आपका है कि आपको जो है प्री प्रोसेसर, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस के बाहर का है,
बट मैं आपको बता दूंगा कि प्री प्रोसेसर क्यों होता है, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। तो मैं प्री प्रोसेसर भी बताऊंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा फाइल हैंडलिंग। सी में आप फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सी में आप फाइल हैंडलिंग क्या करते हैं। तो ये एक आपका छोटा सा ब्रीफ है आपके सिलेबस का कि आपको यहां तक 9 तक आपको पढ़ना है कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। उसी में आप ये सी जो हम लोग शुरू करेंगे सी का हिस्ट्री से कि सी क्या कब आया, सी को किसने बनाया, तो ये सारे चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में। तो ये कुछ है कि हम लोग पहले एल्गोरिदम क्या होता है वो पढ़ेंगे। जब सी स्टार्ट करेंगे हमारा शुरुआत होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, क्यों एल्गोरिदम्स को हम लोग यूज करते हैं। सी उसके बाद एल्गोरिदम्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सी टोकन्स क्या होते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को कैसे रन करवाते हैं, विंडोज में कैसे रन करवाएंगे, ubuntu पे काम कर रहे हैं तो उस पर कैसे रन करवाएंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स होगा। तो ये कुछ आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। आपको इस पूरे क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, किस तरह से पढ़ाऊंगा, इसकी एक डिटेल है। तो अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बाद कि हम लोग सी को क्यों पढ़ेंगे, इसका पर्पस क्या है, क्या बेनिफिट है और क्यों हम लोग सी आज तक पढ़ रहे हैं। मैंने बोला कि सी आज तक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। तो मैं थोड़ा सा चलता हूं हिस्ट्री ऑफ सी के हिस्ट्री पे का बात करता हूं। सी का हिस्ट्री क्या है, तो 1972 डेनिस रिची ने सी का डेवलपमेंट किया। सी से पहले और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, लेकिन सी का डेवलपमेंट जो जिन्होंने किया उनका नाम है डेनिस रिची। ये आपके बेल्स लैब जो सन माइक्रो सिस्टम का लैब था उसमें वो काम करते थे और 1972 में इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था उन्होंने। अब आप देखें कि 2020 हो गया है और अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपका ये 50 साल से हम लोग इसको पढ़ाई कर रहे हैं और आज भी इसका आगे तक जारी रहेगा, ये हम लोग पढ़ते रहेंगे इसको। तो सी का इंपॉर्टेंस क्या है कि आप सी को ये नहीं समझिए कि ये आपका सी बस एक हर एक लैंग्वेज को समझने के लिए सी को पढ़ना जरूरी है। सी में आप कैरियर भी बना सकते हैं। तो सी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री है कि सी का शुरुआत हमारा जो 1972 में हुआ बाय डेनिस रिची, जो बेल्स लैब सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। उन्होंने इस सी लैंग्वेज को डेवलप किया, जिनका पर्पस था कि एक ऐसा लैंग्वेज हम बनाए जिससे कि लोग प्रोग्राम्स को इजीली डिजाइन कर सके फॉर मशीन। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर में डिफरेंट लैंग्वेजेस होता है।
तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, या इसको आप मशीन लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और तीसरा आप असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो सी हमारा हमारा सी जो है ये आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल जिसको आप मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो आपका 0 और 1 में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज जिसको मशीन तो नहीं समझ सकता है लेकिन आप समझ सकते हैं। और ये जो हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है सिंबल्स का और इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसको एक ह्यूमन बीइंग आसानी से समझ सकता है और उसको प्रोग्राम कर सकता है। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम लोग सूडो कोड्स, न्यूमेरिक कोड्स यूज करते हैं। न्यूमेरिक कोड्स यूज होता है इसके अंदर में प्रोग्राम करने के लिए। तो शुरुआत में आपका लो लेवल लैंग्वेज था और असेंबली लैंग्वेज था। इनमें प्रोग्राम करना काफी डिफिकल्ट होता था, आप आसानी से प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। समस्या क्या थी कि लो लेवल लैंग्वेज आप 0-1 में प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप अपना नाम 0-1 में नहीं लिख सकते हैं। तो नाम, अगर आपको अपना नाम लिखना है तो आपको कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जहां पे आप दिखा सकें कि 0-1 में क्या होता है और आपका नाम क्या है, कैसे आपका नाम लोगों को पता चलेगा। तो आप देखिए कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो लोग उसको, मतलब आपके नाम ऐसा लिखा होना चाहिए जो लोग उसको समझ सकें। तो आप जानते हैं कि 0-1 में अगर आप अपना नाम लिखे तो उसे समझना बहुत डिफिकल्ट है। उसे एक प्रोग्रामर भी नहीं समझ पाएगा कि वो आपने क्या किस तरह से लिखा, नाम को लिखा है, क्योंकि उसके लिए भी वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज में भी आप इजीली नहीं लिख सकते हैं, इजीली कोडिंग नहीं होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ला गया। हाई लेवल लैंग्वेज लाने का पर्पस था कि हम ऐसे प्रोग्राम कर सकें जो हमारा प्रोग्राम आसानी से समझा जा सके। तो सी आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, सी आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब कि आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे। यानी कि आप इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का पर्पस है कि आप उसमें होने वाले एरर्स को हैंडल कर सकें, प्रोग्राम के जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकें। तो सी आपका एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप इसमें स्ट्रक्चर यूज करेंगे और आप इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका मॉड्यूलराइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। आप इसको मॉड्यूल्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस के रूप में पढ़ेंगे कि वो फंक्शंस हैं।
तो सी आपका लैंग्वेज है, इनका जो डेवलपमेंट किया था वो थे डेनिस रिची, जो 1972 में अप्रॉक्सीमेटली तब किए थे, 1972 के करीब करीब किए थे। और उसके बाद फिर सी के बहुत सारे वर्जन आते गए। अभी सी के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है। तो इन्होंने 1972 में डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। What is algorithm? Step by step writing program in a particular and understandable step by step writing program in a particular sequence and in understandable way is called algorithm. एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप राइटिंग प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में। एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होगा आपका, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस, और आप इसको बोल सकते हैं कि ये और ऑर्डर में एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होगा, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, और अंडरस्टैंडेबल एंड इन अंडरस्टैंडेबल वे, मतलब जिसको आप समझ सकें, ऐसा आप लिख रहे हैं जो आप समझ सकें, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम हमारा होता है किसी भी प्रोग्राम को हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे मतलब आप एक ऑर्डर को, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लिखेंगे कि इसके बाद पहला स्टेप 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसके बाद कौन कौन से क्या वर्क हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हमारा जो है वो है स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का। स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको 2 नंबर का आप एग्जांपल देखिए आपको क्या करना है कि आपको ऐड करना है ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को आपको सम करना है, जोड़ना है। तो 2 नंबर को सम करने के लिए ऐड करना है 2 नंबर को। तो 2 नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे? अब इसके लिए 2 नंबर को सम करने के लिए
कंप्यूटर में कैसे काम करेंगे? दो नंबर को सम करना तो आप तो कहेंगे कि दो नंबर ले लेते हैं उसको सम कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कैसे काम करेगा और सी में कैसे काम करेगा दो नंबर को सम करना है तो दो नंबर को सम करने का एल्गोरिदम, अब मैं उसको लिखता हूं कि दो नंबर को सम कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले करते हैं बिगिन। बिगिन का मतलब स्टार्ट, कहां से शुरू होगा? बिगिन से, ठीक है। उसके बाद बिगिन करेंगे और डिक्लेयर करेंगे। अब आपको पता है कि दो नंबर को सम करना है तो आपको दो आपको नंबर लेना पड़ेगा, दो नंबर चाहिए। तो दो नंबर को जो आप लेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप मैथ में पढ़ते थे कि x और दो वेरिएबल लेते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप लेंगे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक x ले रहे हैं और एक y ले रहे हैं। तो आपने डिक्लेयर किया x और y को। अब आप क्या करेंगे? x और y को तो ले कर लिया, आपको सम करना है तो आपको एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसका नाम है सम, जो इन दोनों का सम को रखेगा। अब आप डिक्लेयर कर दिए और अब आप क्या करेंगे? तो इनपुट लेंगे, या आप इसको बोल सकते हैं कि आप रीड करेंगे किसको? x एंड y को रीड करेंगे, वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y को रीड करेंगे। मतलब x और y में आप इनपुट लेंगे। तो x और y में आपने इनपुट लिया, अब आपको क्या करना है? तो आपको करना है सम इक्वल टू x प्लस y। सम हो गया, अब उसको रिजल्ट आप दिखाएंगे तो आप बोलेंगे कि प्रिंट सम आपने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप इसको एंड कर दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। ये जो मैंने लिखा ये कहलाता है सूडो कोड। जो बताता है कि आप किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लिखने के प्रोसीजर को हम लोग सूडो कोड बोलते हैं। अब इसी को आप ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। कि अगर आपको दो नंबर का सम करना है तो उसका फ्लो चार्ट क्या होगा। इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज होता है। जैसे ये सिंबल है कि आप यहाँ पे लिखे स्टार्ट, आपने स्टार्ट किया, फिर आप एक सिंबल लिए क्वाड्रेटल साइन आपका, ये आपका सिंबल काम आता है इनपुट के लिए। तो आपने लिया कि आपको इनपुट डिक्लेयर करना है, तो आप डिक्लेयर किए x और y को। यहाँ पे प्रोसेसिंग बॉक्स है जहां आप इनपुट करेंगे x, y को। x, y को इनपुट ले लिया, इसके बाद आप x, y का इनपुट लेने के बाद यहाँ पे सम को भी करेंगे, प्रोसेस करेंगे। सम इक्वल टू x प्लस y, सम कर दिए तो
प्रिंट करेंगे सम को। और उसके बाद स्टॉप। आप चाहें तो ये तीनों को एक ही जगह आप एक ही बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बस आपको बता दिया कि अगर आप सेपरेट करके लिखना चाहें तो आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो एल्गोरिदम आपको बताता है कि जब आप सी का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप राइटिंग प्रोग्राम, एक पार्टिकुलर एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर को और एक ऐसा अंडरस्टैंडेबल वे में लिखना है ताकि कोई भी इंसान इसको समझ सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग फ्लो चार्ट और यूजिंग आप सूडो कोड। तो फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को आप ग्राफ के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कोड को यूज करके करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो अगर आप इसको करते हैं तो इसको बोलते हैं सूडो कोड। तो ये दो चीजें हैं एल्गोरिदम। जब भी आप किसी प्रोग्राम लिखेंगे सी में तो उसका एल्गोरिदम जरूर लिखिएगा। एल्गोरिदम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम लिखेंगे तो कोई भी बंदा इसको समझ सकता है कि आपके प्रोग्राम में क्या हो रहा है और आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। और करना है हो गया, ठीक है। कुछ थोड़ा 10 मिनट कर दें और क्या, कितना हो गया?